बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क की सिमत और माशी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानियों की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं कि महंगाई हो रही है और ये महंगाई बढ़ती जा रही है। जो एप्सोस है, एक पाकिस्तान की सर्वे का इदारा, उसने ये रिपोर्ट दी है कि मार्च में 44% लोग परेशान थे कि पाकिस्तान में महंगाई है और अब उनकी तादाद हो गई है 47%। मुल्क की सिमत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% थी, जो हो गई है 88%। और मुल्क की मईशत को 49% अफराद ने कमज़ोर करार दिया है। 64% ये लोग कहते हैं कि आइंदा 6 माह में मुआशी बेहतरी नहीं होगी। पाकिस्तान में सर्वे करने के बहुत सारे इदारे हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में अपने सर्वे, यानी अवाम की पल्स है, अवाम की राय है, वो सामने रखते रहते हैं। ये राय सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इसी को अगर आप सही दुरुस्त मान कर चलें तो इस बात में कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान है। और अगर 47% महंगाई से परेशान है तो इसका मतलब है कि 53% लोग महंगाई से परेशान नहीं हैं। वो केड़े अल्लाह के बंदे ने जो 53% जो पाकिस्तान की महंगाई तो परेशान नहीं है। तो फिर ये 53% लोगों की तलाश करनी पड़ेगी कि क्या ये 53% पाकिस्तानी वो हैं जिन्हें महंगाई नज़र नहीं आती, ये बहुत अमीर लोग हैं, या ये फिर को बहुत ही कमिटेड किस्म के लोग हैं, ये तहरीके इंसाफ के मुखालफीन हैं, या जो मखलूत हुकूमत में शामिल जमातें उनके वोटर सपोर्टर हैं। 47% को अगर आप कहते हैं जी कि परेशान है, तो अब 53% जो लोग हैं वो परेशान नहीं है। तो इस एक फिगर तो ये है। इससे पहले जब खासम की हुकूमत थी तो तकरीबन 80% लोग कहते थे पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं है। अब उनकी तादाद हो गई है 88%। वैसे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही समझता है कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है, ना पहले थी ना अब है, हो ही नहीं सकती। आपने मुल्क को जिस डगर पे डाल दिया, IMF के घुटनों में डाल दिया, IMF के हम पाँव पड़े हुए हैं, तो फिर हमारी सिमत कैसे दुरुस्त हो सकती? कौन सा पाकिस्तानी ऐसा है जो इस वक्त कह सकता है कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त है? तो इसमें अगर 8% इजाफा हुआ है तो 12% इसका मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त है। वो 12% कौन से लोग हैं? वो 12% तो या तो वो लोग हैं जिनके बारे में ये गुमान है कि वो बड़े पैसे, उनको पाकिस्तान के अंदर से पैसा समेट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा कमाते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को मनी लॉन्डर करते हैं, बाहर ले जाते हैं और फिर मौज करते हैं। हो सकता है 12% वो लोग हो। तो एक तो अच्छी बात यह कि 12% पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि माशी तौर पर खुशहाल हैं, जो ये कहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान चोर है ठीक है, उनकी कमाई हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64% अफराद को उम्मीद ही नहीं कि आइंदा 6 माह में पाकिस्तान जो है वो माशी बेहतरी इसमें आएगी। ये भी मेरे ख्याल में 100% लोगों को इसका गुमान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी 36% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत अगले 6 माह में बेहतर हो जाएगी, या बेहतर नहीं होगी तो ख़राब नहीं होगी। यही मतलब है ना इसका। तो ये जो सर्वे होते हैं इनसे आपने नताइज अख्ज़ करने होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले 3 माह में महंगाई बढ़ी है और सीमेंट की बोरी बढ़ के 1100 रुपये की हो गई है। अब कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, आवाम रो रही है। पेट्रोल जनाब 210 का हो गया, 230 का होने वाला है, 300 में भी जा सकता है बकौल तहरीक इंसाफ के अरसूस के, जो उनके अरिस्टोटल बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इन हालात में पहुँचाया। वो कहते हैं 300 का पेट्रोल हो जाएगा। चलो जी, हो गया। तो लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है तो वो सीमेंट कहाँ से खरीदेंगे? और ये कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डिमांड नहीं और चीज़ महंगी हो गई है? यानी अगर सीमेंट की डिमांड नहीं है तो फिर सीमेंट की बोरी 1100 कैसे होगी? या तो डिमांड है, और अगर डिमांड नहीं है तो फिर महंगी क्यों हुई? लेकिन ये बहरहाल महंगी है और उसकी वजह बताई जाती है कोयला महंगा हो गया, ये भी दुरुस्त है। शरह सूद बढ़ गई है, ये भी दुरुस्त है। और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, ये भी दुरुस्त है। इससे पहले भी जो सीमेंट की बोरी है वो 900 रुपये में गई थी, 800-900 रुपये में मेरा ख्याल है, कुछ महीने पहले, और फिर ये वापस सस्ती हुई थी, 400-450 रुपये, 500 पे आ गई थी। तो अब भी जो रियल एस्टेट से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं वापस आ जाएगी। नान भाई तो रोटी महंगी बेच रहे हैं और नान भी महंगा बेच रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब आटा तो पुरानी कीमत मिलेगा, कीमत पुरानी रखो। नान 15 का थे, रोटी 10 रुपये की फ़रोख्त होएगी, जबकि इस वक्त जो बिक रही है वो 20 रुपये का नान बिक रहा है और रोटी शायद 10 या 12 रुपये की बिक रही है। तो यहाँ महंगाई से फ़ायदा उठाने वाले या महंगाई की परसेप्शन से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं है।
अब अगर आप देखें जो वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं जिसमें भारत में एहतजाज करने वालों को पुलिस फैंटी लगा रही है, और वो वीडियोस बड़ी यानी दिल दहला देने वाली वीडियोस है, किस तरह भारतीय हुकूमत एहतजाज करने वालों को फैंटी लगा रही है। तो ये फैंटी लगती देख के यूथियों को कम से कम एक बात समझ आई होगी कि फैंटी इस तरह लगती है। जो हमारे तहरीक साहब के दोस्त बड़ा शोर मचाते हैं ना, हमें लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया गया, हमें मारा गया, हमारा हक छीना गया, हमें डंडे मारे गए। तो फिर रियासत जब डंडे मारती है तो ऐसे मारती है जैसे भारतीय हुकूमत मार रही है। वो हमें जो आप डरा रहे थे ना कि श्रीलंका में लोग निकलते हैं बाहर और वज़ीरों की पिटाई कर रहे हैं, पिछले दिनों बड़ी वीडियो चलाई गई जब खान साहब की हुकूमत थी ना, तो श्रीलंकन की वीडियो चलाई जा रही थी जिस श्रीलंका में वज़ीरों के साथ सलूक हुआ। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया तो लोगों ने मुश्तिल होकर वज़ीरों मशीरों की घरों में घुस के पिटाई की, निकाल लिया उनको। तो तहरीक साहब की हुकूमत आखिरी दिनों में जब उनके लोग इत्तेहादी छोड़ के मुखालिफिन के साथ मिलने थे तो वीडियो चला के बताया था कि अवाम घरों से निकाल के मारेगी। यानी एक तासुर था ना, अगर याद हो तो खान साहब आखिरी दिनों में बड़े कहते थे आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे तो शादियां भी हो रही हैं, आपको लोग घरों से निकालेंगे तो कोई निकाल नहीं रहा, आप अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे तो लोग जा भी रहे हैं, बल्कि लोग तो कायमा कमेटी के चेयरमैन भी बन गए हैं। तो खान साहब की ख्वाहिशत तो पूरी नहीं हुई, और ना तहरीक इंसाफ वालों की ख्वाहिश पूरी हुई कि उनके मुखालिफिन को घरों से निकाल कर मारा जाए। तो ना यहाँ के लोगों में हमारे लोग इतने वायलेंट नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत लगते हैं हम, वो आपने देखा ही होगा। हमारे यहाँ तो ये बड़ी आम सी नॉर्मल सी मिसाल है, कोई शख्स 1 मिनट छत को खड़ा होकर किसी बिल्डिंग को घूरना शुरू कर दें तो रश लग जाता है। तो हम तमाशबीन हैं, और तमाशबीन तबीयत, तमाशाई तबीयत के हामिल है। तमाशबीन ज़रा बुरा लफ्ज़ है, लेकिन बुनियादी तौर पे हम तमाशा देखने वालों में से हम हैं, वो अहले तमाशा जो तमाशा देखते हैं। तो तमाशा देखने वाले कहाँ लोगों को घरों से निकाल सकें, कहाँ उनको ये पता होगा। तो महंगाई इतनी होने के बावजूद अभी तक लोगों ने फ्रांस का इनकलाब, आयतुल्लाह खमैनी साहब उनकी तर्ज का इनकलाब लाने की जो उम्मीदें थी ना, सो कॉल्ड मुझे कहते हैं ये इम्पोर्टेड किस्म का बना, ये कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इम्पोर्टेड इनकलाब लाने की जो कोशिश थी ये नाकाम हो गई। हाँ साहब चले सर पाकिस्तान से इनकलाब ले आन, और उनका ख्याल था कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ और मैं तो फ्रांस का भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा जैसा इनकलाब फ्रांस में हुआ था। मेरे लोग जाएंगे, अवाम जाएंगे और जनाब करप्ट लोगों को निकाल के उल्टा लटका देंगे, फांसियाँ दे देंगे। फिर उनका ख्याल था मदीने की रियासत, और वो बड़ी उन्होंने बातें की कि इनकलाब आ जाएगा। और फिर उन्होंने वो इमाम ख़ुमैनी को भी अपने ज़हन में रखा होगा कि जिस तरह वो इनकलाब लाए थे। अमेरिका से लड़ाई, तो अमेरिका से लड़ाई करने के बाद ईरान कौन सा सुखी है, ईरान के साथ सारी दुनिया आज तक बाइकआउट में है। तो लड़ाई किसी से भी अच्छी नहीं होती। खान साहब ने हर मुल्क में लड़ाई ली। खान साहब का ख्याल था कि बस मैं शायद मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा कुरान बन जाऊँगा। ख्वाहिश करने में हर्ज नहीं है, ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, कोशिश उन्होंने खूब की है, लेकिन वो बदकिस्मती से एक अच्छा हुक्मरान बनने के वो उन बुरे हुक्मरानों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिनके बारे में मैंने कल बताया था शायद कि वो ट्रंप के ख़िलाफ़ भी इसी किस्म की केस चल रहा है। तो किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि जी दुनिया में 3 ट्रंप हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप, एक है इमरान खान ट्रंप और एक है मोदी ट्रंप। 2 ट्रंप तो जो है ना वो सुधार गए, और तीसरे ट्रंप की आई हुई बारी, और वो अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रहा है। वो जो इंडिया में आवाम के साथ कर रहा है तो उसके साथ भी यही कुछ होना है। और उसका भी यानी ये तीनों जो है ना वो एक लिस्ट भी जारी हुई है। अब वो लिस्ट बड़ी गंदी सी है, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता। उसमें भी इन तीनों का नाम है कि दुनिया में वो लोग जिनके ऊपर उनके किरदार के हवाले से उंगलियां उठाई गई। मोदी ने बयान नहीं किया, तो उनमें हमारे महात्मा भी शामिल थे। तो हमारे महात्मा जो बनने की ख्वाहिश रखते थे, महात्मा अच्छा वर्ड है, वो हम उनको वली कहते हैं या कुछ और कहते हैं, लोग नाराज़ होते हैं, कहते हैं जी किन्नू किधर मिला रहे हो। उनके जो फॉलोअर हैं वो तो उनको पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, उनके ख्याल में तो ये शायद इमाम महदी के आने का वक्त है और उन्हीं की रूह उनमें चली गई है, नौज़ बिल्लाह। चलो उन्हें महात्मा कह देते हैं, वो महात्मा इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनकी कोशिश जो है नाकाम होगी। अब इसी महात्मापन में उन्होंने वो कंटेनर पे खड़े होकर शेर रशीद की छुट्टी करा दी।
अब शेर रशीद वो आदमी था जो इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में उसने बड़ा किरदार अदा किया। वो बुनियादी तौर पर हरकारा था, पैगाम लाना ले जाना, और जिस तरह का पैगाम है उसमें कोई तब्दीली ना करना, पैगाम वक्त पे पहुँचाना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप ईमानदारी से अपना काम करो। तो शेर रशीद बड़ी ईमानदारी से जुड़ा हुआ था इमरान खान के साथ। फिर इमरान खान साहब ने उन्हें ठुड़ा करा दिया, और उन्हें उससे पहले वो कहते थे ये शेर रशीद को मैं चपरासी भी ना रखूं, लेकिन उन्हें बाकायदा जॉब वही दी हुई थी। अगर आप गौर करें तो जो पैगाम ले जाना साहब ने कह दिया, वो साहब ने कह दिया। तो दो बड़ी कंपनियों के दरमियान मरासले ले जाना आना, पैगाम रसानी करना, ये शेर रशीद का काम था। वो अचानक गेट नंबर 4 बंद हो गया, तो शेर रशीद जो है उसकी अहमियत कम हो गई ना। अब मरासला भेजने ले जाने की ज़रूरत ही नहीं। बड़ा कहा उसने कि मैं सुलह करा दूंगा, मैं दरवाज़ा खुला लूँगा, मैं दीवार फांद के चला जाऊँगा, पैर ही पै जाएगा। वो पैर ही पै गया बेचारा, रहने की खातर सब कुछ कर दिया। लेकिन वो जो लॉन्ग मार्च था खान साहब का, उसमें वो बंदे लेके नहीं आया। जब बंदे लेके नहीं आया तो उसको ठुड़ा करा देगा। ऑर्डर हुआ ए शेर रशीद कंटेनर के आसपास भी नहीं फड़कन देना। लो जी, शेर रशीद उस दिन से वो हो गए रांधा दरगाह। अब शेर रशीद को चढ़ा हुआ गुस्सा, तो उन्होंने एक बदला तो लिया उस दिन ये बता के कि हमें तो पता था कि साजिश हो रही है, हमें तो पता था कि हुकूमत जा रही है, और आईबी ने रिपोर्ट दे दी थी, और खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भी पता है। तो शेर रशीद ने युक्ता खोल दिया कि ये सारी साजिश जो है वो मरासले वाली जो बात है ये तो एवी मफरूज़ा था। तो वो भेद खोल रहे हैं, वो है घर का बेदी लंका ढाए। तो उसने लंका ढा दी है, अब वो बदले ले रहा है। एक तरफ वो कह रहा है खास साहब ने मैं ना ला, दूसरी तरफ वो अंदर से इंकशाफ भी किया जा रहा है। वो आपको याद होगा ना वो चौधरी और मरासी का लतीफ़ा, जिसमें चौधरी को किसी तकरीब में जाना था तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, यानी साफ़ सुथरा कोई तहमद नहीं था। तो अचानक मरासी आया, वो उसको भी साथ जा रहा था, उसने नया तहमद बांधा हुआ था। तो चौधरी ने कहा कि ये जो तहमद है, यानी जो धोती होती है, ये आप मुझे दे दें। तो जो कोई चौधरी की तरह चौधरी होता है तो तुम कोई और पहन लो, तुम्हें किसने देखना है। तो चौधरी को तो इज़्ज़त और शान होती है। उसके बाद चौधरी जहाँ जहाँ गया तो मरासी ने चौधरी की लिबास की तारीफ़ें की, और आखिर में वो कह देता था ये तहमद मेरा है। तो एक दफ़ा उसको डांट पड़ गई कि यार तुमसे ये धोती ले ली है तो तुम हमारी से तो धोती उतार रहे हो। दूसरी मरतबा उसने कह दिया तहमद मेरा नहीं है। तीसरी मरतबा उसने कह दिया तहमद का कोई जिक्र ही नहीं है। शेर रशीद को आप ज़हन में रखें तो वो तहमद धोती उतार रहे हैं वो खान साहब की। तो खान साहब की धोती कौन उतार रहा है? शेर रशीद। उसमें शामिल हो गया असद कैसर। असद कैसर ने भी बता दिया कि जी हमें पता था कि ये हो रहा है। असद कैसर तो 2 हाथ आगे निकले ना। असद कैसर ने कहा हमारी तो ड्यूटी लगी थी कि ये लोग जो नाराज़ हो रहे हैं इनको जाके इनके साथ मीटिंगें करो। तो इन लोगों के बड़े मुतालबात थे और नाराज़ थे, तो उन्होंने बता दिया कि जो लोग तहरीक इंसाफ से निकले मुनहरफ, वो अमरीकी साजिश से नहीं निकले, उनको हुकूमत से शिकायतें थी। महात्मा साहब लिफ्ट नहीं करा रहे सन, तो बेचारे मरते क्या ना करते। तो 2 गवाहियाँ आ चुकी है खान साहब की उस अमरीकी साजिश को टाइम फिश करने के लिए। पीछे कुछ रह नहीं गया। उत्तू कहता शौकत तरीन ने कि हमने 80% नहीं कर्जा लिया, 78% लिया। तो खान साहब की बेड़ियाँ जबट्टे कोई और नहीं पा रहा, खुद खान साहब और उनके लोग डाल रहे हैं, और जिनसे खान साहब ने जो बदसलूकी की उनका बदला भी ले रहे हैं। ये जो महंगाई से मैंने बात शुरू की और खान साहब तक लेके आया हूँ ना, वो इसलिए लेके आया हूँ कि लोगों को अंदाज़ा है कि महंगाई करने वाले कौन लोग हैं, और ये जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, ये वो है जो चोर मचाए शोर वाले साहब है। इन्होंने सारी महंगाई की है और इनकी वजह से महंगाई हुई। नालायक लोग थे, ये साजिशी थे, ये झूठ बोलते हैं, ये साजिशें करते आए हैं, और अब इनके जो राज है वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। वो किसी ने, रिहाम खान ने भी किसी को इंटरव्यू दिया, हमारे दोस्त राशिद नसरुल्लाह को, कि बनी गाला में एक तिजोरी बनी हुई थी और पैसे आते थे ब्रीफ केस में और तिजोरी में जाते थे। यानी अब हीरो के बाद हीरो की अंगूठियाँ ख़ातून अव्वल को मिलती थी, और अब पता चला तिजोरियाँ भी बनाई हुई थी और पैसे वहाँ आते थे। वल्लाह आलम वो उनकी भी अहलिया रही हैं। ये घर का बेदी, तो घर के बेदी लंका डा रहे हैं खान साहब के। जो पहली बात मुझको वहां पे अजीब लगी वो ये था कि मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह के बैग्स में, जैसे फिल्मों में नहीं देखते आप, इंडियन फिल्मों में देखते हैं कि बैग्स आते हैं स्मगलर्स की स्टोरीज में कि लेदर का बैग आता है, कैश से भरा होता है। ये बनी गाला में थी।
जो ये इनको अब ये कहते हैं कि किताबें लगती हैं, लेकिन एनीवे वो मैंने देखा तो वो करोड़ों के हिसाब से कोई इस तरह 5-5 करोड़ की आती थी। तो जब वो आए तो बाथरूम में तिजोरी थी बनी गाला में, तो वो बाथरूम की तिजोरी में वोट डाली जाती थी, कैश के जो बंडल्स थे, और वो जाहिर पूरे भी नहीं आते थे। तो अच्छा, मुझे कैसे पता चला, शायद मुझे पता भी ना चलता। मुझे जब मैं गई तो आपको पता है हम लोग पश्तून लोग हैं तो जेवर शेवर हमारी तरफ ज्यादा होता है, तो मेरी वालदा का और मेरा अपना जो जेवर था, तो मैं जेवर वगैरह पहनती तो नहीं, तो वो मैं जब ला के रखा तो मुझे कहा गया कि इसको बाथरूम की तिजोरी में रख दो। तो मैंने वो रखा, लेकिन वो कैश इतना था तो वो जगह वो आते थे इस तरह ब्रीफ केसेस आते थे, तो वो तिजोरी नोटों से ऐसे भरी होती थी, मतलब ऐसे स्टफ थी जी, वो स्टफ हुई थी तिजोरी नोटों के साथ। जी जी, वो ब्रीफ केस भरे हुए आते थे ना, कभी 5 करोड़ आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो वो फिर वो रखे जाते थे, बंडल्स रखे जाते थे। और ये बनी गाला की रिहाइश में, बनी गाला के बाथरूम की में तिजोरी थी, फंडिंग दे रहा है। तो देखिए घर के लिए तो नहीं है ना, और वो जो पैसा था वो घर पे यानी कि उनके जाती इस्तेमाल में था, पार्टी का के इस्तेमाल में नहीं था, यानी कि घर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो मुझे और मुझे ये वाज़ी तौर पे ये भी कहा गया कि ये मतलब आपने जो भी पैसा, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन को देना है, जो छत को देना है, जो प्लम्बर को देना है, जो काम करवाने हैं, उसके लिए आपने लिखना है। और मैंने एक्चुअली बाकायदा तौर पे ये लिखा भी, लेकिन मुझे सोर्स अक्सर औकात नहीं पता थी कि कहाँ से। हाँ साहब, तानू कोई और नहीं मरवा रहा, बल्कि हाँ साहब को मरवाना किसने है? जो वो चाहते थे वही तो किया, पाकिस्तान का जो बेड़ागर करना था वो तो हो गया है। अब तो वो समझ रहे कि शायद कुछ थोड़ा सा काम रह गया था वो कर जाए, जो वो 3 टुकड़े हो जाएंगे, फ़ौज तबाह हो जाएगी, और इस तरह की बातें जो उनके ज़हन में कहीं फंसी हुई ना, वो उनका मिशन जो है ना वो है अधूरा, जिसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समझने वाले समझ गए हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हुआ है, हमने गलत कार्ड खेल लिया, हमने वो लकीरें देख के उसको ज़ेबरा समझ लिया था, वो ज़ेबरा नहीं है। समझ गए ना, किसके ऊपर लकीरें डाल के ज़ेबरा बना के पेश किया जाता है, वो ज़ेबरा धुल गया, तो उनको समझ आ गई है, तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो महंगाई के हवाले से पूरी दुनिया परेशान है, हम अकेले परेशान नहीं हैं। और अमेरिका में भी तेल बढ़ गया है, अमेरिका में $5 का हो गया है गैलन, और 3.5 लीटर का एक गैलन होता है। तो आप डॉलरों के हिसाब से लगा लें, ये कोई $1.25 बनता है, तो 200-300 रुपये का इसका मतलब अमेरिका में, पाकिस्तानी रुपयों का अमेरिका में 300 रुपये का तेल बिक रहा है। तो साढ़े भी 300 का तेल होने लगा जे, वो हम कुछ भी कर लें, किसी को अच्छा कहे किसी को बुरा कहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि तेल की कीमत बढ़नी है और ये बम हम पे गिरना है, और हमने इसको बर्दाश्त करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरों डाकुओं को और वो जो हमें इतने अरसे से बेवकूफ़ बनाते आए हैं उनको फिर अपने ऊपर मुसल्लत कर लें और फिर से उनको ऊपर लकीरें डाल के कोई हमें वो सौदा भेजे। तो मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। अवाम की आंखें खुल चुकी हैं। अब तक के लिए इतना। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।